welcome to another video. So recently ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट पड़ी. So it changed me a lot. I mean, I don't know पब्लिक किस लेवल पे इस चीज़ को समझेगी या देखेगी इसे. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. मतलब कोर्ट का जो रिमार्क है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है मुझे. आई मीन आई एम नॉट इन दी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड या ऑब्वियसली there are more greater thing which we don't understand in a specific timeline. So I don't understood what I don't understood was Shamshad versus Shafina's case. So it is delivered by Justice Devan Ramcharan and Justice M.B. Snehlata. 9 दिसंबर 2024 की जजमेंट है ये. इस केस में हुआ क्या है? ये एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी ये हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए. फैमिली कोर्ट का ऑर्डर 30/11/19 का था, जिसमें डायरेक्ट किया गया था मेंटेनेंस पे करने के लिए वाइफ को और उसके 4 माइनर बच्चों को. अब की इशू क्या है इसमें? तो इस केस में हुआ क्या? इस केस का क्रक्स बता देता हूँ. इस केस में हुआ ये कि अवॉर्ड कर दिया हमने हाई कोर्ट ने भी कि 5,000 पर मंथ वाइफ को देना पड़ेगा और 4,000 ईच रिस्पॉन्डेंट आर से लेके मतलब 2 से लेके 5 तक जो चारों बच्चे हैं सबको देना पड़ेगा 4,000 रुपये डेली हर महीने. और कब तक? 18 एज 18 साल तक. हस्बैंड ने क्लेम किया था कि वो एम्प्लॉयड था इन हिज ब्रदर शॉप एंड ही अर्न ओनली 22,000 रुपये अ मंथ और ही हैड रीमैरिड एंड हैड न्यू चाइल्ड एंड एज मदर टू सपोर्ट. अब वो कह रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास एक नया बच्चा है और उसकी बूढ़ी माँ भी है. अब इसका इंपॉर्टेंट पैरा क्या है? पैरा 1 और 6. पैरा 1 से लेके 6 तक इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो पैरा 6 में लिखा हुआ है इट शॉक्ड मी. इसमें लिखा हुआ है दिस इज वेयर वी डीम इट इंपॉर्टेंट टू स्पीक आवर व्यू व्हिच इज नथिंग नॉवल हैवन बीन सीमेंटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दो द ईयर्स इज फॉर्मली दैट व्हेन मेंटेनेंस क्लेम इंपॉर्टेंट पार्ट जब मेंटेनेंस क्लेम की जाती है इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर बेनिफिशियरी. जो बेनिफिशियरी है उनके लिए टू सस्टेन जिंदा रहने के लिए द डिफेंस ऑफ. अब अगर कोई ये डिफेंस देता है कि नो रिसोर्स इज अनटेनेबल particularly when the obligant is capable of earning without any physical incapacitation. कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं केरला हाई कोर्ट के जजेस ऑनरेबल कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कहा भी है, फॉर्मली स्टेट किया है और हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहेंगे कि एक जो बेनिफिशियरी है उसको सस्टेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑब्लिगेंट की, यानी फादर की. तो वो फादर अगर यहाँ पे ऑब्लिगेंट है तो वो ऑब्लाइज्ड है कि वो उसके बच्चों की देख रेख करे, वाइफ को मेंटेन करे, बच्चों को मेंटेन करे. वो ये नहीं कह सकता कि नो रिसोर्सेज इज अनअटेनेबल. और तब तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो कमा नहीं सकता है, या अगर वो तब वो ये बिल्कुल नहीं सकता जब वो केपेबल हो अर्निंग के. अगर वो क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड हस्बैंड कैन नॉट से कि ही कैन नॉट अर्न या वो अभी अर्न नहीं कर रहा है. कमाओ और मेंटेन करो वाइफ और हस्बैंड और वाइफ और बच्चों को. आई मीन कमाल की बात है. इट वुड बी ओपन टू ऑब्लिगेंट टू पैरा 7. अदरवाइज इट वुड बी ओपन टू, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए अगर हम इस बात को जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है वो कमा नहीं रहा है लेकिन उसके पास कोई फिजिकल इनकैपेसिटेशन नहीं है, वो कमा सकता है, क्वालिफाइड है. पैरा 7 में यही लिखा है कि अगर अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो ये तो ओपन गेट खुल जाएंगे सबके लिए. सब यही कहेंगे, ऑब्लिगेंट जो होंगे वो कहेंगे हम ना काम नहीं करेंगे और खाली बैठे रहेंगे और चूज टू अर्न सोनली फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड देन इम्पेल ऑफ डिफेंस लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज. तो तब ये जो है ये अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि दिस इज इम्परमिसिबल इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी स्कीम. कोर्ट यहाँ स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं. वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हस्बैंड है वो मना नहीं कर सकता काम करने के लिए, इवन दो जब वो इनकेपेबल नहीं है, वो क्वालिफाइड है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं घर में खाली बैठा रहूंगा या कमाऊंगा तो सिर्फ अपने लिए कमाऊंगा. उसको काम करना पड़ेगा. लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी लगी कि पैरा 7 में यहाँ इन्होंने ये लिख दिया कि अदरवाइज इट वुड बी ओपन टू दी ऑब्लिगेंट टू वर्क और लाई आइडल और टू चूज टू अर्न सोनली फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. या वाइफ ऐसा करे या हस्बैंड ऐसा करे, हिमसेल्फ हरसेल्फ लिखने का मतलब ये है. बट हम सबको पता है कि मेंटेनेंस हस्बैंड को देनी पड़ती है वाइफ को. Para 8. This is impermissible in the constitutional and statutory scheme of this nation, which has now been declared beyond pale and doubt by the Honorable Supreme Court in various. या एक ये अपूर्वा अपूर्वा भूषान बाबू वर्सेस बाबू मंडल वर्सेस डॉली की जजमेंट है, जिसमें कमाल बात हुई है कि एलिवेटिंग दी सम ऑफ द मेंटेनेंस प्रायोरिटी तो इवन द क्रेडिटर अंडर द सिक्योरिटी सिग्नेचर एक्ट सॉल्वेंसी व्हाइल डूइंग डू द डिक्लेयर द मेंटेनेंस टू बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल लाइफ ऑफ राइट. These declarations being armed need to be read and understood carefully for which we reproduce them. तो नहीं पैरा मेंशन कर रखा है बट वही है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस तो डिसाइड ही हो रहा है और वो देना ही पड़ेगा. अब वो दोनों पार्टीज की बहस है इसमें. और इसका पैरा 8 भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है. तो इसमें मेंशन ये है कि राइट टू मेंटेनेंस जो है वो बीइंग इक्विवेलेंट है इसके फंडामेंटल राइट एंड एक सुपीरियर है टू हैव ए ओवरराइडिंग फ्रॉम द स्टैट्यूटरी राइट्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. और पैरा 14 और 17 में वही है, इन्होंने मिनिमम मेंटेनेंस जस्टिफाई किया है कि हाँ भाई सही है दैट दीज डेज दैट अ चाइल्ड और एन एडल्ट कैन सस्टेन विद एन अमाउंट ऑफ लो 5 से 4,000. द कोर्ट हैड हेल्ड फैमिली कोर्ट हैड अवॉर्डेड अ बेयर मिनिमम और उसको चेंज नहीं किया. 19 और 22 में एविडेंस रिव्यू किए इन्होंने. ब्रिटिश क्लेम ब्रिटिश क्लेम एंड नाउ मुश्किल सर मुकेश सर. नहीं सर वो तो दिखे नहीं मेरे को आज. आए सर, हाँ लंच तो किया था सर के साथ. अच्छा
तो हो सकता है कहीं नहीं गए हो, चेम्बर खुला होगा सर, ताला लगा हुआ है, तो मतलब कहीं चक्कर गए। हाँ हाँ। अच्छा मैं बता दूंगा आपके लिए तो। ठीक है सर। ओके। सर वो गए हैं आर्बिट्रेशन में। जी। सर अशोक, अशोक कुमार चौधरी। हाँ सर है ना। जी जी जी, बता दूँ, पता है सर मेरे को, आप जानते हैं, मैं बता दूंगा सर को। हाँ ठीक है सर। जी। हाँ हाँ। हाँ अच्छा। हाँ समझ गया। ठीक है। ठीक है। Yeah, so where were we? It was just a senior who was stopping by. So ignore him. So हाँ, तो अभी एविडेंस रिव्यू किए 19 और 22 में कि पिटिशनर कह रहा है कि वो बिजनेस हैं जो बंद हो गए हैं, और अब वो जो है वो एक एम्प्लॉई है सिर्फ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं वो शो कर रही हैं कि विजिटिंग कार्ड्स हैं, और वो बिजनेस अभी भी ओन करता है, और वो क्लेम कर रहा है कि वो 22,000 रुपये कमा रहा है सिर्फ। और जो सेकंड मैरिज है वो कोर्ट ने कहा कि इट इज द चॉइस ऑफ द पिटिशनर टू मैरी अगेन एंड हैव अनदर फैमिली, एंड श्योरली ही शुड, एंड देयरफॉर ही इज बाउंड टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आर्गुमेंट, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेकंड मैरिज की वो रिड्यूस नहीं करेगी, ऑब्लिगेशन फर्स्ट वाइफ और चिल्ड्रन की उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन वही हुआ। कोर्ट ने कहा right to maintain is essential and fundamental and not discretionary. Ability to earn, not actual income, is irrelevant. A man cannot avoid responsibility to form a wife, children due to second marriage. And yeah, 16 बहुत important है. When a London family court has granted only the most essential amount, barely sufficient for mere sustain of the wife and children, then compensation would be irrelevant to be taken into account, particularly when he is conceitedly one without any incapacitation to earn enough. कोर्ट यहाँ ये कह रहा है कि आप अगर कहते हैं कि अब मैं 22,000 रुपये कमाता हूँ जी, और मैं तो जी 20,000 रुपये कमा ही पा रहा हूँ, 22,000 कमा पा रहा हूँ, और जी मेरी वाइफ है नई, उसका एक छोटा बच्चा भी है, और जो मेरी मदर है वो बूढ़ी हैं, और मैं ही सिंगल ओनर हूँ घर में, अर्निंग पर्सन हूँ, तो जी मैं तो मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा जी, 5,000 4,000 रुपये और को नहीं दे पाऊंगा। अगर आप ये ग्राउंड लेते हैं तो कोर्ट बोलेगा हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, अगर आप मर्द हैं, आई डोंट वांट टू गेट इन टू दीज बट स्टिल, अगर आप मर्द हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लीज लिसन टू मी, अगर आप मर्द हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। यही लिखा है इस लाइन में, व्हेन ही इज कंसीडरली वन विदाउट एनी इनकैपेसिटेशन। अगर कोई इनकेपेसिटी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बॉडी इशू नहीं है, डिसफिगरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर आप कमा सकते हैं तो आपको कमाना पड़ेगा। और उसका दी उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें, जिसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, कोर्ट ने ये जो आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, राजेश वर्सेस नेहा में, इसमें क्या कहा है, एससीसी की है ये, सुप्रीम कोर्ट की है, दैट अ मैन हु हैज नो फिजिकल अलाइनमेंट्स और इनकेपेबिलिटी टू अर्न कैन नॉट impel a contention that he does not have enough income to take care of his family, especially when the children are very young and have to be educated and with their other expendable requirement to be met. तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी आपको, और आपको कोई बचा नहीं सकता। सो चूज वाइजली एंड मैरी टू समवन where you can at least survive for few years without fighting, and very responsibly, very responsibly bring a child to this world. Even if you can afford a child, even if you can afford a marriage, think twice before marrying and having a child, because these laws, these judgments are, and these are the current laws, you cannot change them. Otherwise you will say that I am stuck and I cannot do anything now. So it is better to have a wiser vision, to not get into these type of depth where you are not able to control yourself. So yeah, so this was the judgment. Yeah, it took me a while to get it, but yes, it is what it is. And I hear it quite often that people saying that men don't want to pay to their divorced wife and their children, and the wife can also earn.
wife is independent enough, she was earning before marriage but not earning right now. So there are several consequences and nuances to that. But particularly now, as per this judgment, as per the recent laws, I mean, men need to work and they need to take care of the family. That is the real reality and harsh truth. Majority of claims by women get accepted by the honorable courts. Majority of claim or majority of reduction of maintenance filed by husband has been categorically reduced by courts. Not getting into all that. So yeah, thank you.